नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेटा जी जो कक्षा 10 में आने वाला है पद परिचय वो पढ़ेंगे। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। 4 नंबर में आता है ये बोर्ड के पेपर में, तो आपको इसको सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको ये अच्छे से समझ आएगा, लेकिन उसके लिए अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर करें, ताकि सारी जो भी मैं आपको डालूँ जानकारी वो आपके पास आती रहे, ठीक है बेटा। तो शुरू करते हैं, चलिए। कि पद परिचय को हम व्याकरणिक परिचय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बेटा। यानी व्याकरण का परिचय देना, किसका? पद का। और पद का अर्थ होता है शब्द, माने शब्द का व्याकरण जो बताना है, जो व्याकरणिक परिचय है उसको हम पद परिचय कहते हैं। पद परिचय करते समय जो सबसे मुख्य बात है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि किसी भी शब्द का अपना एक मतलब पहचान होती है, ठीक है। तो वो पहचान में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी होती हैं वो मैं बता देती हूँ। तो पद परिचय करते समय सबसे पहले पद में हमें ये चीज़ें देखनी है, और ये बेटा जी ज़रूरी नहीं है ये एक शब्द में ही सारी हों, वो आपको ध्यान देना है कि किस शब्द में कौन सी चीज़ है, ठीक है, वो आपको ध्यान देना है। लेकिन ये कन्फर्म है कि ये चीज़ें ही होती हैं, इनसे बाहर परिचय नहीं होता। तो क्या होता है? संज्ञा, ठीक है। कि पहले हमें क्या ध्यान देना है उस शब्द में, उस पद में, कि कहीं संज्ञा तो नहीं है। अगर संज्ञा है तो संज्ञा कौन सी है? जैसे आपको मालूम होगा संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं? चलो मैं एक बार लिखती हूँ। व्यक्तिवाचक, और उसके बाद है जातिवाचक, और फिर है भाववाचक, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? 3 संज्ञाएं होती हैं। अब व्यक्तिवाचक में क्या होता है? जो एक आपकी मतलब एक पर्सनल किसी व्यक्ति के लिए हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई नाम दे दिया, मोहन दे दिया। जातिवाचक क्या है? जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जैसे कि मान लो जो मोहन है वो है कौन? एक लड़का है, तो लड़का माने संपूर्ण लड़के की जाति। चूंकि नाम दिया है इसलिए व्यक्तिवाचक है, और चूंकि सारे लड़कों के बारे में बताया तो जातिवाचक है। अब भाव में क्या आता है? भाव आता है कि मान लो वो कैसा कमज़ोर है, मोटा है, पतला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें भाव में आती हैं, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं अभी। मैं आपको सिर्फ इतना ही बता देती हूँ। ये मैं वीडियो डाल चुकी हूँ बेटा, एक बार उनको आप ज़रूर देखें। संज्ञा, कारक, सर्वनाम, विशेषण, ये सारे टॉपिक मैंने उसमें आपको बड़े अच्छे से बताए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ये तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर अभी पद परिचय ही कराऊंगी, ठीक है बेटा। तो संज्ञा के बताना है, फिर कारक बताते हैं। तो कारक क्या होते हैं? कारक होती हैं बेटा विभक्तियाँ। जैसे आपने संस्कृत के रूप पढ़े होंगे कि कर्ता ने कर्म को, ये कारक है। तो उसमें क्या होता है? बालकः, बालकौ, बालिका हम करते हैं। तो जो बालकः है वो प्रथमा विभक्ति, तो प्रथमा एक वचन का रूप है। अब उस एक वचन में क्या है? कर्ता है। तो कारक में क्या आता है? कर्ता। मान लीजिए कारक कैसे हैं? जैसे कर्ता कारक होता है, फिर कर्म, उसके बाद करण, उसके बाद क्या आता है? संप्रदान, ठीक है, फिर आपादान, ठीक है, फिर संबंध, उसके बाद संबोधन। इस तरह से कारक चलते हैं अपने। तो ये चीज़ें आपको पता ही है, समझ में आ गई। फिर उसके बाद है सर्वनाम। हमें ये देखना है कि वह जो शब्द है वह संज्ञा है या संज्ञा के स्थान पर किसी दूसरे शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे मान लीजिए मोहन जाता है और बाई चांस मोहन मैं हूँ, मैं बोलूँ मैं जाती हूँ, तो चूंकि मेरे मोहन की जगह पर क्या आ गया? मैं आ गया, तो मैं क्या बनता है? इसमें सर्वनाम बनता है। अगर किसी ने आपसे मैं का पूछ लिया पद परिचय, तो आप संज्ञा नहीं लिखेंगे, सर्वनाम लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो आपको सर्वनाम को ध्यान देना है। फिर विशेषण आता है। विशेषण क्या होते हैं? जो आपका कर्ता है या जो सर्वनाम है उसकी आपकी विशेषता बता रही है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो उनकी विशेषता जो बताते हैं वो विशेषण होते हैं। माने संज्ञा की विशेषता बताने वाले या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम विशेषण बोलते हैं। अब आगे है क्रिया। यानी कोई भी कार्य, कोई भी वाक्य जब हम लिखते हैं तो क्रिया तो लगाते ही हैं। पत्र लिखता है, खाना खाता है, ऐसे लगाते हैं, तो लिखता क्या है? क्रिया है। अब क्रिया आपकी 2 तरह की होती है, यानी एक होती है अकर्मक
और दूसरी होती है सकर्मक। ठीक है बेटा, तो अब आपको इसमें यह बताना है कि उस शब्द में जिसका आप पद परिचय देने वाले हैं उस शब्द में कौन सी क्रिया का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये आपको पद परिचय करते समय आपको बताना पड़ेगा। फिर है क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की जो विशेषता बता रहे हैं। जैसे मान लो एक अभी हमने बोला खाना खाता है, धीरे धीरे खाना खाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या है, इसमें क्रिया विशेषण है। अगर धीरे धीरे का पूछा जाएगा तो वो क्रिया विशेषण के लिए प्रयोग होगा। समझ में आ गई, तो वो भी आपको बताना है, वो भी ध्यान देना है। आगे फिर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला है संबंध बोधक। किसके लिए प्रयोग करते हैं, जो संबंध बताते हैं। मान लीजिए विद्यालय के बाहर, घर के अंदर, पुस्तक के अंदर, ठीक है, मेज के ऊपर, तो ये क्या चीज़ें हैं, ये संबंध बोधक हैं। अगर के ऊपर, के बाहर, के अंदर, के भीतर ऐसे आपसे पूछ लिया जाए तो आप सीधे सीधे समझ जाना उसमें संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, उसका और कोई परिचय नहीं होता, मात्र आपको सिर्फ यही शब्द बताना है कि ये शब्द कौन सा है, ये पद कौन सा है, संबंध बोधक अव्यय। आगे है बेटा समुच्चय बोधक अव्यय। अब आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पहले पढ़ाया भी है अपने चैनल के माध्यम से, कि आपने वाक्य पढ़े होंगे। ठीक है, उसमें संयुक्त वाक्य भी आपने पढ़ा होगा। तो संयुक्त वाक्य में जो योजक शब्द का प्रयोग करते हैं हम, जैसे और, जैसे तथा, जैसे इसलिए, किंतु, परंतु, ये सारे जो शब्द हैं ये समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समझ गए बेटा, बिल्कुल सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा सोचना ही नहीं है। कि जैसे मैं अपने घर जाती हूँ, आप अपने घर जाते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में हम क्या जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे, और आप अपने घर जाते हैं। अब और का कोई आपसे परिचय पूछे कि इसका पद परिचय कर दीजिए, तो आपको क्या बताना है कि ये सीधा सीधा है समुच्चय बोधक अव्यय। क्यों है, क्योंकि दोनों वाक्यों को वो जोड़ता है। समझ गए बेटा। अब देखो आगे विस्मय आदि बोधक अव्यय। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, विस्मय का अर्थ ही होता है आश्चर्यचकित। अब ये किस में होता है, शोक में भी होता है, ठीक है, हर्ष में भी होता है, यानी खुशी में भी होता है, और आश्चर्य के लिए तो होता ही होता है। शोक में जैसे हम दुख के लिए बोलें हे भगवान, अब हे भी क्या है, विस्मय आदि है। ठीक है, अरे हम बोलें वाह अच्छा लग रहा है तो बोलें, तो ये सारे क्या आएंगे, आपके विस्मय आदि बोधक आएंगे। इनमें आपको ये चीज़ें नहीं बतानी। ठीक है, अब जैसे मान लो आपकी क्रिया है, क्रिया में आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा। अब मैं आपको चलिए एक उदाहरण करके बताती हूँ। ठीक है, एक उदाहरण लिखते हैं हम। उदाहरण में मान लीजिए मैं लिखती हूँ कि गीता निबंध लिखती है। ठीक है, अब गीता का करते हैं, निबंध का भी करेंगे और लिखने का भी करेंगे। कि गीता निबंध लिखती है, तो गीता क्या है, संज्ञा है। इतनी बात समझ में आ गई। संज्ञा क्यों है, और हाँ संज्ञा तो है ही। अब पहले हमें इसमें बताना क्या है। संज्ञा में हमें ये गीता में एक तो हमें संज्ञा बतानी है, दूसरा हमें इसका वचन बताना है, तीसरा हमें इसका लिंग बताना है कि कौन सा लिंग है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ रही है बेटा आपको। अब चलिए पहले संज्ञा की बात करते हैं। गीता क्या है, संज्ञा है। संज्ञा कौन सी है गीता, चूँकि मैंने अभी पहले ही आपको बताया है कि जब हम किसी नाम का प्रयोग करते हैं तो वो पर्सनल व्यक्ति के लिए है, इसलिए कौन सी हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है बेटा, समझ में आ गई इतनी बात। फिर दूसरा हमें इसमें वचन बताना है। वचन कौन सा है गीता का, लिखती है। क्रिया से हम वचन की पहचान करते हैं, ये ध्यान देना, हमेशा क्रिया से वचन की पहचान करेंगे। तो लिखती है माने कोई एक है, अब वो एक आपको पता ही है गीता है, तो कौन सा वचन हो गया, एक वचन हो गया। ठीक है, फिर आगे लिंग का पता कर रहे हैं हम, तो लिंग क्या है इसमें, लिंग क्या है, चूँकि गीता है तो लड़की है और स्त्रीलिंग है। समझ गए बेटा आप। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें बतानी है। अब ये क्या हुआ, स्त्रीलिंग हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए करते हैं निबंध का। निबंध, अब इसमें आपको कारक और बताना पड़ेगा, क्योंकि संज्ञा में ही कारक होते हैं। मैंने बताया था ना, विभक्तियों में ही कारक होते हैं। तो कारक गीता कौन सी कारक है,
पत्र लिखने का काम करती है, निबंध लिखने का काम करती है, खाना बनाने का काम करती है। ये सारी जो क्रियाएं करती हैं वो कौन करते हैं? कर्ता करते हैं। यहाँ पर निबंध लिखने का काम कौन कर रही है? गीता कर रही है। इसलिए जो इसका कारक है वो कौन सा कारक बनेगा बेटा जी? कर्ता कारक। तो ये 4 चीज़ें आपको किस में बतानी है? संज्ञा में बतानी है। ठीक है, अगर गीता आपसे पूछा जाता है तो गीता की जगह कोई भी हो जाए, कोई भी नाम आ सकता है, कोई भी संज्ञा आ सकती है, मतलब व्यक्ति आए, जाति आए, भाव आए, तो उनमें ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। समझ में आ गया बेटा? अब आगे लिखते हैं निबंध। चलिए अब निबंध का कर लेते हैं। तो ठीक है, निबंध लिखते हैं। अब निबंध में भी आपको ऐसे ही बताना है। सबसे पहले निबंध में आपको कारक बताना है। निबंध में कौन सा कारक है? कर्म कारक है निबंध में। ठीक है, कारक बताएंगे आप निबंध में, क्योंकि निबंध लिखने का काम हो रहा है, तो कारक कर्म हो गया निबंध में। फिर आगे आपको पता करना है इसका लिंग, इसका वचन। ठीक है, लिंग कौन सा है निबंध में? पुल्लिंग है। ये बात तो समझ में आ रही है, ये तो ज़्यादा बताने वाली है ही नहीं। वचन क्या आएगा इसका? वचन आएगा इसका, निबंध है, एक है इसलिए एक वचन। ठीक है, समझ में आ गई आपको ये बात? अब इसमें अगर हम बात करेंगे संज्ञा की, ठीक है, तो संज्ञा कौन सी आएगी निबंध में? क्योंकि निबंध लिखना, निबंध भी एक संज्ञा है। अब निबंध में संज्ञा कौन सी आएगी? समझ में आ रही है ये बात? संज्ञा कैसे? जैसे अभी बताई थी आपको, व्यक्ति, जाति, भाव, ये 3 ही हैं, इसीलिए इसकी बात कर रहे हैं, व्यक्ति, जाति और भाव की। तो निबंध का अगर टॉपिक दिए होते, वैसे तो लेखनी में निबंध भी अपने में एक नाम है, तो इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी रख सकते हैं। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा? वही व्यक्तिवाचक आ जाएगा संज्ञा। ये बात समझ गए बेटा? अब नेक्स्ट करते हैं लिखती है। अब लिखना क्या है? क्रिया है। ठीक है, लिखना क्या है? क्रिया है। अब क्रिया आपको बतानी है, 2 है क्रिया आपकी, तो क्रिया में अकर्मक है कि सकर्मक है वो बताना है। अब कौन सी क्रिया है? चूंकि निबंध लिखती है, यानी प्रश्न करके देख लीजिए क्या लिखती है। अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, तो मतलब इसमें सकर्मक क्रिया है। समझ में आ रहा है बेटा आपको इतना? ठीक है, बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ी सी अपनी समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। क्रिया हो गई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस क्रिया में आपको वाच्य बताना पड़ता है, काल बताना पड़ता है। ठीक है, और जो चीज़ पहले थी, पहले क्या थी? जैसे लिंग बताना पड़ता था, अभी आपने संज्ञा में बताया, और वचन बताना पड़ता था, ये आप बता रहे थे अभी, तो ये भी इसमें बताने पड़ेंगे। ठीक है, अब लिखती है में वाच्य क्या होगा? मैंने आपको पढ़ा ही रखा है, सीधी सीधी बात करते हैं तो कर्तरीवाच्य है। ठीक है, तो लिखती है में वाच्य है कर्तरीवाच्य। ठीक है, समझ गए? कर्ता प्रधान है, गीता निबंध लिखती है तो कर्तरीवाच्य है। काल कौन सा है? लिखती है, तो कौन सा काल है? वर्तमान काल है। ठीक है बेटा, ये वर्तमान काल हो जाएगा। लिंग क्या है इसमें? गीता लिखती है, लिखन, गीता के साथ आ रहा है लिखना, इसलिए लिंग भी इसका स्त्रीलिंग आ जाएगा। और वचन भी इसका, चूंकि गीता एक अकेली ही लिख रही है, तो वचन भी इसका एक वचन हो जाएगा। अब ये चीज़ आपको समझ आ गई? ठीक है, अब कई बार ये पूछ लिया जाता है कि साइकिल से, अब मान लीजिए हम इसमें और जोड़ दें एक शब्द कि गीता, ये तो चलो गीता और ये तो हमने कर ही लिया कि गीता साइकिल से विद्यालय जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए साइकिल से का हमें और करना है, तो अब साइकिल भी क्या है? ये बात समझ रहे हो आप? साइकिल क्या है? साइकिल भी संज्ञा है। साइकिल कौन सी संज्ञा है वो ध्यान देना है। कौन सी संज्ञा बनेगी? साइकिल जातिवाचक, क्योंकि साइकिल में भी नाम होते हैं। एटलस होता है, और मैं ज़्यादा नाम नहीं जानती, हीरो होता है। अगर हीरो साइकिल होता, एटलस साइकिल होता, तो फिर
उसमें आपको व्यक्तिवाचक बताना होता। क्योंकि साइकिल पूरा जाति साइकिल समूह का जो आपको बोध करा रही है, इसलिए साइकिल से में पहले आप क्या बताएंगे, संज्ञा बताएंगे। ठीक है बेटा, तो कौन सी आ जाएगी, जाति आ जाएगी, जातिवाचक हो गया। फिर उसके बाद आपको वही लिंग बताना है, लिंग क्या है, वही स्त्रीलिंग है। ठीक है, फिर आपको इसमें वचन बताना है, वचन क्या है, वही एक वचन है। और क्या बताना है, इसमें कारक बताना है आपको इसमें। तो कारक कौन सा बताना है, साइकिल से। अब कारक अगर आपने सीखे हो अगर, तो कर्ता ने कर्म को करण से, यानी साइकिल से जाती है तो करण से, तीसरा जो आएगा तो इसमें कौन सा कारक आ जाएगा बेटा, करण कारक। समझ गए? ठीक है, तो इसीलिए इसमें करण कारक हो जाएगा। अब मान लीजिए ये तीनों चीजें समझ आ गई आपको, यानी कर्म कारक समझ आया, करण आया, उसके बाद संज्ञा आ गई, उसके बाद क्रिया आ गई, इतनी चीजें आ गई। अब कुछ चीजें हम जोड़ देते हैं, जैसे और का मैंने बताया ही था, जोड़ देते हैं। अब हम कहीं उपवन में गए हैं, कहीं बगीचे में गए हैं, और हम वहां जाकर बोलें अरे बड़े सुंदर फूल खिले हैं। ठीक है, अब हमें अगर करना हो, मान लो कि अरे का और सुंदर का, ठीक है, सुंदर फूल। अब फूल का नहीं करेंगे क्योंकि हम संज्ञा कर चुके हैं, इसलिए अभी नहीं करेंगे। अब हमें अरे का करना है और सुंदर का करना है, क्योंकि यही दो चीज़ें नहीं है इसमें। ठीक है, खिलना भी क्रिया है, इसलिए उसको भी नहीं करेंगे, अभी हम लिखना और वो सब कर ही चुके हैं। तो अरे क्या है, इसमें आपको देख कर उन फूलों को क्या हुआ बेटा, मन में आश्चर्य हुआ, खुशी हुई माना, कोई बात नहीं, लेकिन हुआ तो अफसोस, हुआ तो आश्चर्य। तो अरे में क्या लिखेंगे आप, अरे को हम सीधे सीधे लिख देंगे विस्मय आदि बोधक। ठीक है, विस्मय आदि बोधक। और कुछ इसमें नहीं बताना, ना आपको काल बताना है, ना आपको वाच्य बताना है, ना कोई क्रिया बतानी है, ना कारक बताना है, ना लिंग बताना है, ना वचन बताना है, कुछ नहीं बताना, सीधा सीधा एक ही है, विस्मय आदि बोधक। समझ गए? अब बात करते हैं सुंदर की। अब सुंदर क्या है, सुंदर जो है वो विशेषण है। समझ गए? किसका, फूल का। तो फूल क्या थी, संज्ञा थी। अब जो संज्ञा की विशेषता बता रहा है वो विशेषण कहलाएगा। सुंदर यहाँ पर विशेषण है। अब सुंदर कौन सा विशेषण है, जब आप विशेषण तरीके से पढ़ेंगे ना बेटा, तब बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन सुंदर में क्या है, उसका गुण बता रहे हैं, अच्छा है कि बुरा है, इसलिए कौन सा विशेषण आ जाएगा, गुणवाचक विशेषण। समझ में आई बेटा आपको? ठीक है, क्या हो जाएगा, सुंदर में विशेषण आएगा गुणवाचक। इसको हम ऐसे ना लिख के ऐसे ही लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखना। एग्जाम में जो कॉपी मिलेगी ना, उसमें मतलब ऐसे मिला के नहीं लिखना है सारे अक्षरों को, आप सीधे सीधे लिखे। पहले सुंदर लिख दिया, उसके बाद नीचे आपको बताना है विशेषण, ऐसे लिखेंगे आप। उसके बाद बताना है कौन सा विशेषण है, ये है गुणवाचक। समझ गए बेटा? अब इसमें आपको जो फूल का परिचय है वो सब इसके साथ लगा देना है। ठीक है, फूल का परिचय क्या है, फूल क्या है, बहुवचन है, खिले हैं। हमने वाक्य क्या बोला था, खिले हैं। मैंने बोला क्रिया से हम इनके वचन जान लेते हैं। फूल खिले हैं, इसलिए सुंदर कौन सा हो गया, बहुवचन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पद परिचय करने होते हैं। अब मेरे ख्याल में अगर कुछ बचा होगा तो क्रिया विशेषण, कि साइकिल से धीरे धीरे जाता है। समझ में आ गया? चलो मैं एक वाक्य अगर पूरा लिखूं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, आप ऐसे समझ लीजिए, साइकिल से धीरे धीरे जाता है। धीरे धीरे जाना मतलब क्या है, रीतिवाचक विशेषण। तो किससे बना है, वो क्रिया है, जाने वाली जो क्रिया है, चूंकि क्रिया की विशेषता बताता है कि वो धीरे धीरे चलता है, इसलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगर खाली आप इतना भी लिखेंगे, क्रिया का परिचय भी उसके साथ आप नहीं देते हैं तो भी चलेगा। ठीक है बेटा, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि विशेषण है तो कौन सा है, सर्वनाम है तो कौन सा है, क्रिया है तो कौन सी है, संज्ञा है तो कौन सी है, कारक है तो क्या है। बाकी ये जो तीन चीजें हैं, चार हैं बल्कि, सॉरी तीन ही है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसमें पहचान के सिर्फ आपको यही नाम डालने होते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई? तो ये है आपका पद परिचय। अभिप्राय क्या हुआ, यानी व्याकरणिक परिचय।
पद का अर्थ होता है एक शब्द, उस शब्द के बारे में जो भी व्याकरण है, यानी जो भी व्याकरणिक उसका परिचय है, उसको बताना पद परिचय कहलाता है। तो इतनी चीज़ बेटा समझ आ गई होगी, ठीक है। और बाकी मैं फिर कह देती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, बोर्ड के पेपर में आपके ये चैनल बहुत काम आने वाला है। धन्यवाद।